जी जी गुरुजी बिल्कुल। जी 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 गुरुदेव चलिए। कल हमारा कुछ चीज छूट चुका था, उसको आज हम नोट करते हैं, ठीक है ना। मैं बोलता हूं, उसके बाद फिर जी बोलिए। कुछ और नए प्रकरण आपके लिए। गोचर, गोचर में गोचर जनित फल हम किस समय अनुभूत करते हैं या उसका प्रभाव कैसे देखते हैं। तो कोई भी ग्रह गोचर में विशेष फल अपना, कोई भी ग्रह का मतलब कि सभी ग्रहों का अलग अलग गोचर में फल देने का एक नियम है। क्या नियम है, तो इसको नोट करना जरूरी है। सूर्य, लिखिए सूर्य, मंगल, जी गुरुदेव। 0 से 10 अंश तक गोचर में विशेष प्रभाव दिखाते हैं। सूर्य, मंगल गोचर में जब इनका फल शुभ या अशुभ देना हो, तो जब गोचर कुंडली में 0 अंश से 10 अंश तक इनका भोग काल होगा, तब ये विशेष प्रभाव दिखाएंगे। इसका तात्पर्य यह समझ में आ रहा है कि 30 अंश की एक राशि में कोई ग्रह 0 से 10 अंश तक विशेष प्रभाव दिखाता है। तो ये बताइए कि यह जो प्रभाव है राशि प्रवेश करने में होगा कि राशि प्रवेश करने से पूर्व या राशि के अंत में। क्या लग रहा है आप लोगों को? 30 अंश की राशि है और 0 से एक प्रथम भाग 10 अंश तक के प्रभाव दिखा रहे हैं। तो ये 10 अंश राशि के भीतर वाला है कि पहले वाला है? शुरुआत वाला होगा गुरुजी। पहले वाला है, वो ने 0 से शुरू होकर 10 तक पहुंचे हैं। मेरा प्रश्न समझिए, क्योंकि जो मैं क्या पूछना चाहता हूं और उसी के अनुसार आप फल के। एक राशि का मान 30 अंश, एक ग्रह 0 से चलता हुआ 10 अंश तक पहुंचता है, उस समय वो विशेष प्रभाव दिखाता है। मेरा पूछना है कि 10 अंश राशि प्रवेश से पूर्व होगा, राशि में होगा या राशि के अंत भाग में होगा? आपका इन तीनों में बताना है। राशि में, राशि से पहले, राशि के बाद, क्या है? क्वेश्चन ना समझ में आए तो मैं पुनः करूं? राशि में होगा भगवान शायद। एक आध और लोग इस बात की पुष्टि करें तो मैं इसको क्लियर करूं। समय व्यर्थ ना कीजिए, आपको जो भी आता है हाँ या ना, दो ही चीज ना है। गुरुजी इसके बारे में मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए। हाँ गुरुजी सुमंगल। नमो नमो गुरुजी। गुरुजी इसमें हम जैसे 0 से 10 डिग्री तो वो शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो 10 डिग्री मान लीजिए लग्न अगर चली 15 से रहा है तो वो उस राशि से पहले हो जाएगा ना 10 डिग्री। तो हमें यहाँ पे भाव की डिग्री भी तो देखनी पड़ेगी, फिर हम बताएंगे कि ये पहले है, बीच में है या बाद में है। कुछ ऐसे हो महोदया सकता है मेरे एक से। एक मिनट। किसी ग्रह को 30 अंश चलना है,
एक राशि में, ठीक ना जी है। जी अ- जी अब सूर्य का एक महीने में किसी भी राशि में 30 अंश चलना है, ठीक ना। अब जी वह जीरो से 10 अंश तक चल चुका है। तो हमारा प्रश्न है कि 0 से 10 अंश का भाग राशि के भीतर का होगा कि राशि के बाहर का। अब बाहर का होगा भीतर तो का, कैसे होगा बाहर का? भीतर का भाव। मैंने भाव पकड़ लिया था, भीतर राशि है तो भीतर का होगा गुरु जी। क्लियर है? क्लियर गुरुजी है? हाँ जी, हाँ भीतर। जी हाँ। जी जी चलिए जी इसको नोट नोट कीजिए कि यह यानी कि मंगल और सूर्य गोचर का विशेष प्रभाव राशि प्रवेश करते ही देना शुरू कर देते हैं। अब समझ में आया? जी जी जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि गोचर में हमको विशेष प्रभाव कब प्रकट होगा, तब ये सूत्र आपका कार्य करेगा। क्या? हर जी चीज का, हर फल जी का, जी हर 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 फल कथन का आधार है, सिद्धांत है, नियम है, सूत्र है। और ज्योतिषी के पास, दैवज्ञ के पास उस सूत्र को, उस नियम को, उस विधा को, सिद्धांत को जानकारी होनी चाहिए। जो लोग नियम से, सिद्धांत के साथ, अब पंचमेश अगर कमजोर हो तो संतान उत्पन्न में बाधा होगी, कैसे होगी? इस पर कोई सिद्धांत चाहिए ना, कोई सूत्र चाहिए ना, कोई नियम चाहिए ना, बोलिए। जी 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 गुरुदेव। तो आपको सिद्धांत भी पढ़ना है, नियम भी पढ़ना है और सूत्र भी। तो ये हुआ सिद्धांत कि कोई ग्रह 30 अंश चलना है उसको एक राशि में, 0 से 10 अंश तक उसका राशि प्रवेश हो जाएगा। क्या? जी मोहन जी। हाँ। तो विशेष प्रभाव 0 से 10 अंश। शुक्र बृहस्पति 10 से 20 अंश तक के विशेष प्रभाव प्रकट करते हैं। अब 10 से 20 का भाग तो क्लियर हो चुका होगा कि एक भाग राशि का ये भोग चुके होंगे, मध्य में होंगे। इसमें तो कोई संशय, बाहर और भीतर का कोई संशय तो नहीं होना चाहिए। नहीं गुरुजी। ये गुरुजी आपने जो बीच में जो लिखाया था कि शुक्र और बृहस्पति अपने उसमें बीच के काल में देते हैं, ये वही वाला पॉइंट है शायद। हाँ, कि मैंने लिखाया है। जी जी गुरुजी, पहले उस दिन लिखाया था ना आपने कि मंगल पूर्व में देता है, पहले देना शुरू करता है अपना प्रभाव, तुमने 8 दिन पूर्व शायद दिखाया था आपने। मैंने मैंने वहां पर एक नियम बताया था, यहाँ पर सिद्धांत बता रहा हूँ। वो कैसे देता है, पूर्व में कैसे देता है, यह तब आप इस सिद्धांत को बताइएगा, क्योंकि 0 से 10 अंश तक होने के कारण देता है। अब समझ में आया? जी जी गुरुजी, अच्छी तरह समझ में आ गया। हाँ। अगर इसमें कुछ आप लोगों को ना लिखने का इच्छा हो तो छोड़ भी सकते हैं। नहीं चलिए गुरुजी, ये तो चलिए अब हमने लिखा सूर्य को, मंगल को और गुरु शुक्र, 4 हमने लिख लिए ना। जी भगवान। बुध का मैंने लिखाया था कि सर्वदा फल देते हैं, यानी कि जितना अंश इनको है ना, तो प्रवेश से हमेशा इनका फल होता है। ये भी आप, यही मैंने लिखाया था शायद। जी गुरुजी, यही लिखवाया था आपने। गुरुजी अब बृहस्पति बच और गए शुक्र का, गुरुजी बृहस्पति और शुक्र का बराबर रहेगा 10 से 20 अंश जी। 10 से 20। प्रभु देव गुरु दोनों दोनों गुरु हैं। तो गुरु शिक्षा कब देता है?
0 से 10 अंश तक बाल्यावस्था ही हो रही है ना? बताइए, जी गुरु जी। बताइए नीतू जी, साक्षी जी, 0 से 10 अंश तक ग्रह का भी जन्म ही तो हो रहा है ना, थोड़ा बड़ा होगा, हैं? जी बताइए। गुरुजी, जी गुरुजी। लेकिन 10 से 20 का जो काल होता है, युवा अवस्था होती है, इसी में व्यक्ति कुमार्गी होता है और इसी में व्यक्ति धर्म मार्ग पर चलता है, अच्छे रास्ता अपना सकता है। तो गुरु और शुक्र की आवश्यकता यहीं पर पड़ता है ना? बोलिए। अब किसी व्यक्ति को 90 वर्ष की अवस्था में इंटर के डिग्री लेने से क्या फायदा होगा? बोलिए। किसी व्यक्ति को 90 वर्ष की अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा से कोई लाभ मिलने वाला है? नहीं गुरुदेव नहीं। तो 20 से 30 तो ग्रहों का अंत होता है ना। जितना वो बढ़ेंगे, वृद्धावस्था की तरफ चलेंगे, वृद्ध होंगे, वृद्ध होने के बाद 30 अंश में उनका कार्यकाल खत्म, फिर जन्म होता है, फिर वही कर्म चलते रहता है। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। तो चलिए, चंद्रमा शनि राशि के अंतिम भाग में अपना 10 अंश फल दिखाते हैं, यानी 20 से 30 वाला भाग शनि और चंद्रमा को प्राप्त होता है। सही, ठीक है ना? जी गुरुदेव। चलिए, आइए कुछ नए चीजों को पढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग अपना जन्म नक्षत्र तो जानते होंगे। जी भगवान। जानते हैं सब लोग? जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। जी 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 भगवान। एक मैं चक्र डाल रहा हूं आपके ग्रुप में, इसको समझना है आप लोगों को। चक्र गया? अभी चक्र नहीं आया गया? गुरुजी, अभी नहीं आया गुरुजी। जी गुरुजी आ गया। आ गया भगवान। इसको समझा दूं, उसके बाद यह बताता है कि गोचर करने वाला ग्रह, जैसे मान लीजिए कि साक्षी जी का शतभिक नक्षत्र में जन्म हुआ, उदाहरण के लिए, आप ऐसा मत मानिएगा कि मैं आपका यह वास्तविक नक्षत्र बता रहा हूं, उदाहरण के लिए, ठीक है ना महोदया? जी 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 गुरु। अब शतभिक नक्षत्र पर किसी ग्रह का गोचर हो तो उसका भी प्रभाव इनको प्राप्त होगा। अब जिस ग्रह का गोचर देखना हो तो आपको एक सूत्र अपनाना है। जन्म नक्षत्र को 4 से गुना करिए। मान लीजिए किसी का नक्षत्र हो अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशीर, या कोई भी नक्षत्र हो, तो हमारे 27 नक्षत्र जो हैं, अभिजित नित्य मिलाकर उनकी संख्याएं हैं
अश्विनी का 1, भरणी का 2, कृतिका का 3, रोहिणी का 4, मृगशीर, ऐसे संख्याओं के क्रमानुसार उनको बनाया गया है ना। जी गुरुजी। तो कोई भी नक्षत्र हो उसको नक्षत्र वाले संख्या से, अश्विनी से गणना करके उसमें 4 से आप गुना कर दीजिए। जिस दिन का गोचर का विचार करना हो उस वार की संख्या को भी लेना है और आपको पक्ष भी लेना है। समझ में आ रहा है या नहीं आप लोगों को? नहीं गुरुजी, समझ गया। गुरुजी जैसे आपने शतभिषा बोला, तो शतभिषा 24वां नक्षत्र होता है। एक मिनट, हमको जानना है कि कल गुरु का किस नक्षत्र में गोचर होने वाला है। तो ये गुरु का जो नक्षत्र का गुरु किसी न किसी नक्षत्र पर जब किसी राशि में गोचर करेंगे तो किसी न किसी नक्षत्र में गोचर करेंगे ना। बिल्कुल। यहाँ तक तो सब लोग क्लियर है ना। हमको प्रत्येक दिन का कि आज हमारे लिए एक गोचर इनका कैसा फल देगा, क्या कष्ट देगा, ये प्रश्न के अनुसार आते हैं। माने कैसा फल देगा, हमारे जन्म नक्षत्र से गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, अष्टम हो रहा है, द्वादश हो रहा है, चतुर्थ हो रहा है या शुभ स्थान में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जन्म नक्षत्र को 4 से गुना करेंगे। तो 4 से जब गुना करेंगे तो वो संख्या 4 गुनी हो जाएगी ना। बोलिए जी। समझ में आए? एक एक पॉइंट को समझिए तो और बताते चलिए तो मैं आगे बढ़ता चलता हूँ। जी गुरुजी आइए। हमारे यहाँ 7 दिन होते हैं और 7 दिनों का भी संख्या बनाया हुआ है। ये समझ में आई आप लोग को ना? जी जी गुरुदेव। हाँ। तो नक्षत्र संख्या को हमने 4 से गुना किया। अब बार संख्या को लेना है, उसको रखना है। यह देखना है कि प्रश्नकर्ता का जिज्ञासा किस पक्ष में है। अगर शुक्ल पक्ष में है तो हम वार वाला और पक्ष वाला दोनों को एक जगह कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। ठीक है ना? गुरुजी एग्जाम्पल देके समझा दो एक बार। अब मान लीजिए कि आज पंचांग आपके पास है क्या? हाँ जी है गुरुजी। आज का नक्षत्र कौन सा है? बताती हूँ गुरुजी, एक मिनट। अगले दिन 28 AM गुरुजी। इस टाइम पे तो हाँ विशाखा चल रहा है। इस टाइम पे तो विशाखा चल रहा है अभी। विशाखा की संख्या क्या है? 16 16 16 है, 17 है। 16 16 या 17 है गुरुजी, देख के बताती हूँ। 16 है गुरुजी, 16 तो 16 है रोहन, 16। तो ये 64 हो गया ना। 16 चौक 64। हाँ जी गुरुजी। जी गुरुजी जी। चलिए ठीक है। आज वार हमारे पास प्राप्त है गुरुवार ना। जी 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 जी। तो जी गुरुजी। वार 5 आएगा। 5 4 64 अलग है, 64 को छूना नहीं। और 15 हमारा शुक्ल पक्ष, तो 15 और 5 20 हो गया। शुक्ल पक्ष के जी 15 गुरुजी जोड़ने हैं। जी। अच्छा अरे शुक्ल पक्ष में 15 होंगे ना।
तो गुरुजी ये सोम मंगल बुध वीर, ये जो हमने दिन गिनना है ये उसमें रविवार 1 से करना ना, 1 से लिखा हुआ था रविवार 1, 1 2 3 4 हाँ 5 हाँ रविवार सोम मंगल अरे बुध तो वीर, ठीक है गणना 5 हम हो गया। हाँ रविवार से ही तो ठीक है ठीक है रविवार से ही ठीक है गुरुजी। रविवार से ही तो करते हैं। हमारा रविवार ही तो दिन हाँ का जी हाँ प्रथम जी दिन होता है। बताइए। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो तो 15 गुरुजी और शुक्ल पक्ष का 15 कैसे ले रहे हैं ये बता दीजिए। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पूर्णिमा कितने दिनों में आएगा? ओ जी गुरुजी, ठीक है गुरु। चलिए गुरुजी इसमें लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष से प्रश्न दिन की उदय तिथि, शुक्ल पक्ष महोदया से पूर्णिमा प्रश्न होगी दिन, तो 15 हो गया ना। आज पूर्णिमा है आज तो नवमी है। तो फिर 9 नहीं जोड़ेंगे महोदया गुरुजी जी समझ। महोदया देखिए उन्होंने क्या वहां लिखा है, वह का अर्थ होता है अथवा, वह का जी अर्थ होता है अथवा, ठीक ना। जी चलिए आप पक्ष पक्ष में ना उलझिए, चलिए पक्ष को अलग करते हैं, पक्ष वाला हम बाद में आपको समझाएंगे। ये देखिए जन्म नक्षत्र आपको समझ में आया? फटाफट चलिए, और चीजें हैं इसमें। जी आवाज गुरुजी। कट रही है, मेरी आवाज आ रही है किसी को? आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए ताकि मेरा आवाज क्लियर हो और आप समझिए, और तब बताइए। शुक्ल पक्ष को अलग कीजिए, कृष्ण पक्ष को अलग कीजिए। चलिए हमको देखना है जन्म नक्षत्र को 4 से गुणित करना है तो 64 आया विशाखा। उसके बाद वार के दिन की संख्या लेना है, और जिस दिन हम जिस तिथि में प्रश्न कर रहे हैं उस तिथि की संख्या लेनी है। इतना आप लोग को समझ में आ गया? 3 चीज ना। जी गुरुदेव। गुरुवार मतलब जी गुरुजी। विशाखा 16x4 और 5 गुरुवार के दिन जोड़ लेंगे, ठीक है। वार तिथि नक्षत्र इन चीजों को लेना है और उनका एक पिंड बनाना है। पिंड बनाने के बाद अब जैसे मैंने 64 में अगर हमने पक्ष हटा भी दिया तो मान लीजिए आज कौन सी तिथि है? नवमी है गुरुजी। नवमी। तो 9 और 5 13 गुरुजी जी। 10वीं आ गया था गुरुजी। चलिए 10 चलिए कोई भी जो तिथि आपका हो उदाहरण में। चलिए 10 को 10 और 5 15 और 64 कितना हुआ? 79 79 को 9 से डिवाइड करना है। 72 72 मतलब 72 जाएगा तो गुरुजी 7 बचेगा। अब 7 में दिखाता है कि उसका वाहन काक है। उस गोचरीय ग्रह कौए पर चढ़कर आपके जन्म नक्षत्र का भोग कर रहा है, तो उस दिन आपको चिंता प्राप्त होगी। समझ में आया? अब ठीक है गुरुजी ठीक जी गुरुदेव यहाँ वो जोड़ दिया है 10, हम तो आ पक्ष गया। जोड़ रहे थे, यहाँ तो जोड़ में फर्क हो जाएगा। प्रभु उदय तिथि 9 है, आज उदय सवेरे 9 में हुई थी। और 9 देखिए और 5 जोड़ना, एक 14 जोड़ना फिर। भाई ठीक है ना चौदह सुनिए गुरु जी, सुनिए समझने के लिए आपको क्या एक दिक्कत है? समझने के लिए 10 ले लो। 1 मिनट। यहाँ पर मैंने पक्ष बता दिया। यहाँ पर पक्ष का काम इतना है, जैसे वार रविवार से गणना करते हैं तो यहाँ पर हमको शुक्ल पक्ष की तिथि लेनी है। अगर कृष्ण पक्ष होगा तो हम कृष्ण पक्ष की तिथि लेंगे, लेकिन प्रश्न में हमारी शुक्ल पक्ष की तिथि लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमको प्रतिपदा चल रहा है तो हम 16 लेंगे। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो तो हम 16 लेंगे। शिववास का साधन कौन कौन करते हैं? शिववास का साधन कौन कौन करते हैं बताइए? गुरुजी मैं करता हूँ। हाँ, तो उसमें है
कि तिथिम च द्विगुणकृत्य वाणी संयोजेत ततः सप्तविश्च हरेत भाग शुभ। उसमें होता है कि सीधे सीधे शुक्ल पक्ष में तिथि को दोगुना करना है। यहाँ भी वही चीज है, गणना तिथि को शुक्ल पक्ष से करनी हो। प्रश्न अगर कृष्ण पक्ष में हो तो हम 16 उसमें जोड़कर देखेंगे, ठीक है ना। और शुक्ल पक्ष में हो तो प्रतिपदा 1 लेंगे, द्वितीया 2 लेंगे, तृतीया। यही शुक्ल पक्ष में हो तो 17, हम द्वितीया को 17 कहेंगे। समझ में आया? जी गुरुजी, अग्निवास में भी ऐसे होता है गुरुजी। समझ में आया? बाकी लोगों को, हरिकिशन जी, साक्षी जी, आप लोगों को आ गया भगवान, आ गया तो आ गया। हाँ, तो एक गुरुजी कहने का, एक मिनट गुरुजी, रुको रुको गुरुजी, एक मिनट। कहने का ये मतलब है, हमने शुक्ल पक्ष से गिनना है, जो तिथि आज पड़ रही हो वो हमने ऐड करनी है। और अगर ये कृष्ण पक्ष की पड़ती है तो हमने उसको एकम द्वितीय नहीं बोलना, हमने उसमें 16, 17, 18 ऐसे डालना है। हाँ, यही हाँ। मतलब है ना? ठीक है। अब गुरुजी यहाँ पे एक का प्रश्न का ठीक है चलते ना? चलते निवारण कर दीजिए। जी जी। ठीक है ना? अब एक प्रश्न का हाँ, हाँ। हाँ जी गुरुजी, इतना समझ में आ गया। अब एक प्रश्न का चलते चलते बता दीजिए, अगर अभी आज के टाइम पे ही, आज ही के दिन में मतलब 3:45 बजे तक नवमी थी, 3:45 बजे के बाद दशमी लग गई। अब हम नवमी जोड़े कि दशमी जोड़े? तो आप अपना प्रश्न का काल भी तो देखिएगा, किस समय मैं प्रश्न कर रहा हूँ। ठीक है, बस कंफर्म हो गया। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। गुरुजी सूत्र एक बार आप दोबारा दोहरा दीजिए। कौन सा सूत्र भगवान? यही सूत्र जो आपने बोला कि जैसे शतभिषा नक्षत्र है उसे गुना 4 करना है, तो 96 आ गया वहां पर। बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है। आपको सिर्फ अपना जन्म नक्षत्र ज्ञान कर लेना है सुबोध जी, ठीक? जी वो गुरुदेव। तो पता चल जाएगा कि हम किस नक्षत्र में जन्मे हैं, ठीक ना। जी गुरुदेव। अब उसको करना कुछ नहीं, उसको वो संख्या को 4 कर देना, 4 से गुना करके उसको बढ़ा देना है, 4 गुना कर देना है। जी गुरुदेव। बस उसको वहीं पर जो प्राप्त संख्या को छोड़ देना है। अब क्या करना है, अब किस दिन प्रश्न आया इसको देखना है। कोई ना कोई तो वार होगा ही, जी गुरुदेव। उस वार की संख्या को नोट कर लेना है। ये भी क्लियर हो गया? अब अगला प्रोसेस है तिथि। हमको शुक्ल पक्ष से काउंटिंग करना है और चलना है कृष्ण पक्ष तक। अब जो तिथि प्राप्त हो उसकी संख्या को गुना वगैरह कुछ करना नहीं है, सीधे वार वाले संख्या में जोड़ देना है। जी गुरुदेव। अब जो प्राप्त होगा उन दोनों को 64 वाले चौगुना वाले में जोड़कर 9 से डिवाइड कर देना है। जो प्राप्त होगा वो चक्र का ग्रह, गोचरीय ग्रह का वाहन होगा। वाहन के अनुसार एक दिवसीय आप अपना गोचर का फल जान सकते हैं। 9 से भाग करिए गुरुदेव ना। हाँ जी गुरुदेव, समझ आ गया। एक सूत्र और होता है प्रभु, हम ये भी जान सकते हैं कि जैसे काल पुरुष की कुंडली होती ना है, काल पुरुष की कुंडली। जी भगवान। तो उसी अनुसार हम गोचर पुरुष भी बना सकते हैं, एक नराकार चक्र बनाकर। उसमें यह देखा जाता है कि चंद्रमा से उस पुरुष के शरीर के किस अंग पर जातक ग्रह का गोचर हो रहा है। वह अंग हमारे जन्म नक्षत्र से, जन्म राशि से कौन सा पड़ रहा है, और वहां वह स्थान जो है उस ग्रह का शुभ है या अशुभ है। अगर वह शुभ स्थान हुआ तो उस समय आपके शरीर के उस भाग में पीड़ा होगी। अगर इसको भी आप लोगों की इच्छा हो तो मैं नोट करा दूं। जी गुरुजी। चलिए, नोट क्या कराना है इसका मैं आप लोगों को डाल देता हूं। हर चीज नोट कराना अच्छा है कि आप लोग अब स्वतः परिश्रम कीजिएगा तो
मैं समझा देता हूँ, ठीक ना? जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। मैं आपको एक भी चीज ऐसा नहीं छोड़ना चाहता हूं जो कभी आपको ये लगे कि आपकी शिक्षा अधूरी थी। इसीलिए मैं सारे छोटे छोटे गोचर के जितने भी पॉइंट हैं सब चीज आपको बताता हूं। देखिए, इस चक्र को देखिए और प्रयोग का इनका गया। जी आया भगवान। इसमें देखिए क्या है, गोचर विचार सिर मुख प्रदेश का स्वामी कौन होता है बताइए? वैसे भी लग्न, वैसे भी मेष लग्न में कारक जो होता है काल पुरुष का वो सूर्य ही होता है जी ना? गुरुदेव, सूर्य होता है। जी जी, सूर्य होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को देखना है कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है। समझ में आ रहा? यहाँ पर बहुत सारे चीजें हैं, इसको जी अगर ध्यान से जी देखा गुरुदेव। जाए तो। जी जी गुरुदेव, समझ आ रही है। जी हरे किशन जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है भगवान, आ रहा है। साक्षी जी आपको, नीतू जी, ज्योति जी बताइए। गुरुजी अब इसका ये जैसे ये निकालो, ये निकालना कैसे है सूर्य चंद्रमा? बहुत सरल, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये निकला हुआ है। खाना आपका रसमलाई बना हुआ है, सिर्फ प्लेट से उठाना है और गले तक पहुंचाना है, ठीक है ना? जी भगवान जैसे इसमें लिखा है सूर्य। अब उसको हर चीज का आप लोग, हर भोजन को एक तरह से हम लोग ना उसको एक तरह से हर चीज को खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, होता है ना? कई तरह के व्यंजन हैं जो अलग अलग तरीके से खाए जाते हैं, है ना? बताइए हाँ या ना? जी जी। जी गुरुजी, हाँ? ये तो पढ़ने अब से तो देखिए, समझ में आ गया। अब वो ग्रह आप समझिए, बता दीजिए। समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कल एक सूत्र बताया था आप लोगों को कि पापग्रह जन्म पत्रिका का वह ग्रह जो पापी हो, क्रूर हो, जिस राशि में गोचर करेंगे वह अशुभ फल देते हैं ना? जी भगवान। यहाँ पर है कि अशुभ, अब जैसे देखिए यहाँ उन्होंने लिखा मुख और सिर, तो सभी राशि काल पुरुष के किसी ना किसी अंग का नेतृत्व करती हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना? पढ़ा है कि जी नहीं? गुरुदेव। जी पढ़ा है भगवान, हाँ, पढ़ा है। पढ़ा है। जी जी। अब यहाँ पर देखिए कि सूर्य जो है मुख प्रदेश, सिर, छाती, गले, चंद्रमा पीठ का, पेट का, मंगल स्वामी हाथ पांव का, नस नाड़ियों का इत्यादि जगहों का एक स्वामित्व होता है। तो अगर मंगल की राशि कौन कौन सी है बताइए? मेष मेष और वृश्चिक। वृश्चिक। हाँ, वृश्चिक। तो जब एक मेष और वृश्चिक में पापक ग्रहों का गोचर होगा तो उन दोनों राशियों पर प्रभाव इन्हीं का है ना? जी जी गुरुदेव जी। भगवान। तो वहां पर एक परेशानी होनी चाहिए, यानी कि राशियों को देखना है। ग्रह ग्रह उनके स्वामी हुए, समझे ना? जी गुरुदेव जी। कोई कंफ्यूजन है क्या साक्षी जी? ये राशि को देखना है गुरुजी या मुझे ग्रह जहां पे बैठा है उससे देखना है उनको?
मुझे शुरू से ये गोचर वाला सूत्र समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि इतना सूर्य सरल लिखा है ना, मतलब सूर्य को देखेंगे ना, सूर्य कहाँ बैठा है। गुरुजी आप समझो, पहले मेरी बात समझो आप। मुझे ये तो समझ में आ गया जो आपने भेजा है, ये तो चीज समझ में आ गई कि हमने सिर और मुख को देखना है, और गोचर विचार के अंदर सूर्य को देखना है, छाती और चंद्रमा को देखना है, पीठ पेट हमने मंगल, ये समझ में, ये पढ़ने से समझ में आ गया। लेकिन इसको लगाना कैसे है, कहने का मतलब है। अब हम आपने कहा कि हम जो पीड़ादायक आपकी कुंडली में जो ग्रह होता है, एक मिनट महोदया महोदया महोदया, हम गोचर लगाते कैसे हैं? हम गोचर जानते कैसे हैं, बताइएगा ना आप। गुरुजी वही चंद्रमा चंद्रमा से, जैसे जहाँ चंद्रमा बैठा होता है। हाँ जी। मैंने क्या कहा कि आप नराकार चक्र बना। अब सूर्य देखिए, अब सूर्य चंद्रमा से मुख प्रदेश, तो काल पुरुष के मुख प्रदेश पर कौन सी राशि है? मेष राशि। ग्रह, कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो किसी न किसी राशि में ही ना गोचर अच्छा। करेगा। हाँ जी। तो यह उसी का, वहां पर हम सभी ग्रहों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो देखना है। कट अब रहा है देखिए मैं। क्या हो रहा है भगवान, क्या हो रहा है, क्या समस्या है प्रभु? समस्या क्या है आनंद जी? गुरुजी किसको समस्या है? आप लोग बोल रहे हैं आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। गुरुजी आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है हमारे पास, तो बोलिए आप। क्या समस्या है साक्षी जी, किसको दिक्कत है बीच में? किसी को कोई बोल समस्या है रहा तो था। बोलिए, हाथ हैंड राइज करे। हाँ बोला था कोई बीच में, गुरुजी किसी का माइक खुल गया होगा, वही टूट चलिए। गया। गौरी बत्रा जी बोले थे, गौरी बत्रा। क्या गौरी जी, कोई समस्या है तो बोलिए भगवान, उसका निवारण हो। चलिए गुरुजी, चलिए आगे चलिए। अब देखिए, एक मैं आपको और भेजता हूं, नहीं इसको पहले समझिए आप। जी गुरुवर, वो महोदया को पूछा गया था प्रश्न कि गोचर के बारे में, तो उनकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, ऐसा बोला था मैंने। हाँ अभी क्या है, अभी से इनका। जी अभी आ रही अभी है। क्या है, अभी जी क्या आ है, रही है। अभी आवाज? जी जी अभी स्पष्ट है गुरुदेव, आवाज है, लेकिन गुरुजी, हाँ, आपकी नहीं आवाज बोल रहा था मैं, आवाज उनकी। क्लियर है गुरुजी, आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए पहले देखिए, कोई भी ग्रह जो है किसी ना किसी स्थान से, चंद्रमा से किसी ना किसी स्थान पर ही गोचर करता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं? आ गया गुरुजी, आगे। आगे अब इस चक्र को एक बार, इस चक्र में यह बताया गया कि काल पुरुष के किन किन शरीर के स्थानों का कौन सा ग्रह नेतृत्व करता है। ठीक है ना? ये भी समझ में आ गया गुरुजी, ये भी आ गया। अब मान लीजिए कि काल पुरुष के मुख में, सिर में पापक ग्रहों का गोचर हो, तो जातक को इस स्थान से उसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है। अब काल पुरुष के गले गले इत्यादि में किसी पापक ग्रह का गोचर हो, तो उसको गले में परेशानी होगी कि नहीं होगी? होगी। अब घुटना, तो ये सारे जो अंग हैं वही अंग हैं जो काल पुरुष के कुंडली में निर्धारित हैं। जैसे
आप देखिए कि काल पुरुष के कुंडली को बनाइए तो मेष राशि कहाँ पर पड़ती है? काल पुरुष लग्न के में। लग्न में आती है। लगन पे। लग्न। तो सिर यहाँ पर जो है प्रथम भाव और द्वितीय भाव, इन दोनों का स्वामी तो सूर्य को दे दिया गया, ठीक ना? समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा जी गुरुजी। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब देखिए वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि क्या चीज का नेतृत्व करती है, बताइए हमको। गुरुजी गुप्तांग और उनके हाथ पाँव नसों नाड़ियों का। मंगल को क्या क्या चीज मिला प्रभु? मंगल को क्या क्या चीज मिला गोचर में? खून खून गुरुजी रक्त रक्त जी। रक्त, हाँ। नहीं नहीं, शरीर के भाग देखिए प्रभु, इस चक्र को देखिए और काल पुरुष के मिलाइए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक बार काल पुरुष पर हाँ, विराजमान राशियों पीठ को व देखिए पेट। और गुरुजी पीठ और पेट का स्वामी मंगल बोला इन्होंने। यहाँ हाथ पांव नस नाड़ियों का उसको मिला ना? नहीं, पीठ व बुध को पेट का स्वामी मिला ना उसको? मंगल जी। तो क्या अंतर आ रहा है? हम काल यहाँ क्या आपको दिक्कत हो रही है, ये बताइए। अब तो कोई समस्या नहीं देखो होनी गुरुजी, चाहिए। मुझे ये नहीं पता चल रहा। एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि जैसे कोई भी पापी ग्रह जिस राशि के ऊपर से गोचर करेगा, उस राशि से संबंधित हमारे शरीर का जो अंग होगा उसमें हमारी पीड़ा होगी, ठीक है? सीधा सा एक लाइन आ गई। अब यहाँ पे ये वाले सूत्र में ये बोल रहे हैं सिर और मुख प्रदेश का स्वामी सूर्य। समझ में आ गया, चलो जी, सूर्य ऊपर होता है हमारे, समझ में आ गया। तो अब हम उसको इसके साथ कनेक्ट कैसे करें? अब मान लीजिए मेरा अगर मैं कहती हूँ मेरा मंगल ग्रह पीड़ित है कुंडली में, ठीक है। अब कुंडली में मंगल पीड़ित होके 9वीं राशि में विचरण कर रहा है, गोचर कर रहा है। अब गोचर अगर 9वीं राशि में कर रहा है तो मैं सीधा सा ये कहूंगी कि जो 9वीं राशि का मेरी शरीर का अंग होता है, हमारे जो ये थाइज होते हैं, यहाँ पे ब्लड की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मंगल गोचर कर रहा है, ब्लड की दिक्कत होगी। ठीक हो गया। अब उसको, इस बात को मैं इसमें कैसे करूं? पेट और यहाँ पे पीठ और पेट लिखा है मंगल का, तो इसको बनाना कैसे आपस में? आप पीठ देखिए काल पुरुष के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये पीठ और पेट बोला, पीठ और पेट का मंगल है। मंगल का दुश्मन अगर पीठ और पेट पे जाएगा एक तो मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि लग्न कुंडली के समान ही गोचर कुंडली भी 12 भाव की कुंडली है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है। जन्म पत्रिका वाला ही ग्रह चल रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? जन्म पत्रिका वाला ग्रह जी चल रहा है। 9 ग्रह चलते हैं तभी तो ये सब चीज मास ऋतु वगैरह बदलते हैं। हाँ जी चल रहा है जी। जिस प्रकार हर चंद्र कुंडली में चंद्रमा को प्रधान मान के किया जाता है, लग्न कुंडली में लग्न को प्रधानता होती है, नवमांस में नवमांस कुंडली को होती है, हर ग्रह में दशा अंतर, उसी प्रकार गोचर में इन ग्रहों को इन इन स्थानों का स्वामित्व प्राप्त है, ठीक है ना? जी
अब प्रश्न है कि हम इसको देखेंगे कैसे। तो ये स्थान काल पुरुष के द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है ना। अब इनको ठीक है देखना जी। कैसे है। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा से मंगल वाली राशि पर कोई पाप ग्रह का गोचर हो तो जातक को पीठ एवं पेट संबंधी कोई समस्या देगा। ठीक है गुरुजी, ये भी आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिस राशि के ऊपर मंगल वाली सुनिए, राशि एक के ऊपर होगा। पूरी 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 बात सुनिए पहले। हो सकता है वो पाप ग्रह मंगल ही हो सकता है वो पाप ग्रह सूर्य ही हो सकता है वो पाप ग्रह शनि ही हो। तब तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर स्वयं मंगल पापी बनकर पाप स्थान में जाएगा तो पेट पीठ इत्यादि संबंधी परेशानी देगा। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ या नहीं? अरे जिस प्रकार जन्म पत्रिका में हमको संतान विचार करना हो तो हम पंचम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर भी इन अंगों के स्वामी जैसे सूर्य है सिर का, तो सूर्य अगर किसी भी अशुभ स्थान पर गोचर करे तो उस अंग में सूर्य के द्वारा परेशानी होनी चाहिए। ये तो ठीक है गुरुजी। अब सूर्य का लेकिन इन्होंने सिर और मुख दे दिया, अब उसका क्या करें फिर? मान अब लीजिए मान सूर्य, लीजिए मैंने कि बताया सूर्य ना का आपको, नहीं, आप मेरी बात एक मिनट सुनिए। महोदया, आप ज्यादा ज्यादा सोचिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप सूर्य का शुभ स्थान बताइए गोचर में। गुरुजी 3, 6, 10, 11। 3, 6 चंद्रमा से जब तीसरा छठा अगर सूर्य का गोचर होगा तो जातक को सिर में परेशानी होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य गोचर में सिर और मुख प्रदेश का स्वामी होता है। जब सूर्य कमजोर होगा तो इस जातक के शरीर में इतनी परेशानी देगा। अब समझ में आया आपको कि अभी भी नहीं आया है? वो तो गुरुजी जिस बुरे भाव से जाएगा तो हर बार क्या सिर और उसकी पीठ की परेशानी देगा, सिर और मुंह की? वो तो कईयों से निकलेगा बुरे भावों से। अगर अगर सूर्य कमजोर होगा तो अपने कारकत्वों में कमजोरी करेगा कि नहीं करेगा? तो गुरुजी बाकी 8 बताइए। भाव है, 8 भावों से अगर बुराई लेके चल रहा है तो वो तो 8 भावों में तो फिर उसके सिर दर्द और वो चीज खत्म ही नहीं होगी सूर्य की। क्यों नहीं खत्म होगी? अपने शुभ स्थान में जाकर वो सिर दर्द देगा। 3-4 भाव है सूर्य के, ठीक है, उसमें जाके सिर दर्द नहीं देगा, लेकिन जब बाकी 8 में जाएगा फिर तो सिर दर्द ही रहेगा उसका। तो क्या कीजिए? तो तब फिर शुभता अशुभ वो भी जन्म पत्रिका निर्धारण करेगा, तभी तो सूर्य अशुभ फल देगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है, पहले पूरी बातों को उसको समझिए कि गोचर में अशुभ ग्रहों का उक्त अंगों में पीड़ा देता है। ग्रहों का अशुभ गोचर, शुभ गोचर नहीं। सूर्य अगर जन्म पत्रिका में उच्च का हो और अपने अशुभ स्थान में भी जाएगा तो जातक को अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल देगा। यहाँ पर उस ग्रह के लिए है जो एकदम निर्धारित हो चुका है जन्म लग्न चक्र से कि अब पापी है। इस पापी ग्रह के लिए तो उक्त अंग में पीड़ा देता है। ठीक है गुरुजी, फिर इसका मतलब ये मान ले हम कि जैसे सूर्य अगर किसी गलत राशि से निकल रहा है, हमारी पीड़ा वाली राशि, हम उसने हमें पीड़ा देनी है, तो पीठ और सॉरी सिर मुख के साथ साथ मान लीजिए मैंने जैसे बताया कि धनु राशि से गोचर कर रहा है, धनु राशि और मेरा सूर्य खराब है, तो धनु राशि यानी कि जो हमारे घुटने से ऊपर का हिस्सा होता है वहां भी दर्द देगा, और ये अपना सिर और मुख में भी दर्द देगा, तीनों का ही होगा ना फिर तो। हमको ये न समझ में, इसको प्रयोग करने में क्या है? आपके पास चक्र है, आपके पास कुंडलियां, इसको लगा के तो देखिए, विश्वास हो जाएगा। दूसरा बात देखिए, अंत वाले में देखिए, वैदिक ज्योतिष में बुद्ध से बुद्धि का विचार हम करते हैं ना,
बताइए। जी मंगल से रक्त का विचार करते हैं ना, गुरु से ज्ञान जीवन का विचार करते हैं ना, हाँ जी चंद्रमा से मन का विचार करते हैं ना। जी बिल्कुल गुरुजी। अगर ये ग्रह जिन चीजों का हम इनसे विचार करते हैं, अगर गोचर में अशुभ स्थान में पापी होकर गोचर करेंगे तो क्या इन पर इन्फेक्ट नहीं होगा? ठीक है, मतलब ग्रह पे भी होगा और राशि पे भी होगा, फिर तो दोनों का ही मान के चले ना, दोनों पे ही होएगा ना। तो बताइए ऐसा कौन सा ज्योतिष का माने किस शास्त्र में कहा गया है कि राशि और ग्रहों का समन्वय, राशि और ग्रहों के द्वारा ही तो फल कथन होता है। जी बस ठीक है गुरुजी, अब समझ में आ गया। जहां से पीड़ादायक चल निकल रहा हो जो ग्रह, वो अपने ग्रह अपना भी देगा और उस राशि का भी फल देगा। पीड़ा वहां से भी राशि वाले अंग से भी मिलेगी और ग्रह के अंग से भी मिलेगी। 12 भाव क्या हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कन्या इत्यादि जितने 12 भाव हैं, ये सब तो 12 राशियां ही 12 भाव के रूप धारण कर रही है ना। प्रथम भाव हाँ मेष, जी हाँ जी, द्वितीय वृषभ, तृतीय मिथुन। ठीक है बताइए। गुरुजी, अब तो समझ आ गया। जब हम ग्रहों का फल कथन कहते हैं तो राशियों, अब सूर्य मेष में गया तो उच्च हुआ, सूर्य तुला में गया तो नीच हुआ। हम नीच में जाने का मतलब कमजोर हुआ, उच्च में जाने का राशि और ग्रहों के संयोग से ही तो ज्योतिष का फल बना हुआ है। क्या हरि किशन जी? बताइए। फिर आवाज नहीं आ रही गुरुजी की, आप चलिए। लोगों को आ रही है क्या? आ रही आप अपना गुरुजी की माइक, स्पष्ट आवाज है, स्पष्ट आवाज है गुरुजी की, स्पष्ट आवाज आ रही आ रही है, आ रही ठीक है। है, अब आप अपने अब आ रही, अब आ रही। माइक को म्यूट के। कोई ऐसा ज्योतिष नहीं है, ग्रह राशि इन दोनों के, ग्रह राशि नक्षत्र इन 3 के आधार पर ही फलित ज्योतिष का आधार शिला रखा हुआ है। ठीक है ना? जी गुरुजी आ गया, समझ में आ गया। सब लोग को समझ में आ गया ना? जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव। चलिए, तो थोड़ा सा एक चैप्टर और पढ़ाकर आज कक्षा को हम आपको आप लोग के प्रश्नों को लेंगे। देखिए, ये तो फल हुआ। हम ये जान सकते हैं कि जातक के शरीर, जातक के शरीर पर पापक ग्रहों का, जैसे आप लोग देखते होंगे, इसका प्रयोग कहाँ होना है ये भी बताता हूं कि शनि गोचर कर रहा है तो जातक के शरीर के अमुक भाग में कष्ट है, 7.5 चल रही है, इतना कष्ट है वगैरह वगैरह है, ये सब आता है आप लोगों के पास ना? आता है गुरुजी, बताइए। आता है, आता है। हाँ, तो वहां पर इस चीज का आप प्रयोग करके देखिएगा। कुछ चीजें हैं आप लोगों को बता देता हूं, और इसका मैं 3 श्लोक हैं, 3 श्लोक का सारांश बताता हूं, नोट्स भेज दूंगा, आप लोग लिखिएगा। कोई भी ग्रह गोचर में वही फल देगा जो जन्मकालीन कुंडली यानी जन्म लगन कुंडली में जैसी उसकी स्थिति होगी। अगर शुभ स्थिति हुई तो अशुभ स्थान में गोचर में जाने के बाद भी ग्रह पूर्ण पाप फल नहीं दे पाएगा, उसकी शुभता बरकरार रहेगी। अगर ग्रह शुभ होते हुए भी जन्म पत्रिका में अशुभ पापी हुआ, मृत हुआ, कमजोर हुआ, तो वह गोचर में भी जाकर शुभ स्थान में भी शुभ नहीं होगा। समझ में आया? जी जी गुरुदेव जी। दूसरा है कि कोई ग्रह लग्न से, हम चंद्रमा को छोड़ेंगे, चंद्रमा को यहाँ पर विश्राम देंगे, लग्न से किसी भी भाव में गोचर कर रहा हो तो लग्न से गणना करने पर मान लीजिए कि सूर्य देव का गोचर
मिथुन राशि में हो रहा है। हमारा लग्न है तुला का, हम तुला से काउंटिंग किए कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, शायद छठा स्थान आएगा ना, या नौवां सप्तम? स्थान, नौवां स्थान आया गुरुजी। हाँ नौ आएगा। हाँ, अब नवम स्थान पर वह ग्रह जा रहा है जो जन्मपत्रिका में उसकी मित्र राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उच्च राशि है, और गोचर में वह चंद्रमा से अशुभ स्थान पर रही है, अशुभ राशि पर रही है। तो जन्म पत्रिका वाला रिलेशन यहाँ काम करेगा, गोचर वाला रिलेशन काम नहीं करेगा। समझ में आया? जी गुरुजी, बिल्कुल क्लियर आया। आपको समझ में आया साक्षी जी? हाँ जी गुरुजी। अगर जन्म पत्रिका में किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है और वह दशाधिपति कमजोर हो, निर्बल हो, अस्त हो, मृत हो, और गोचर कुंडली में चल जाए मूल त्रिकोण अपने शुभ स्थान में, अपने मित्र के स्थान में, स्वराशि में, तब क्या वह मात्र गोचर कुंडली में शुभ स्थान में जाने के बाद वह पूर्ण शुभ फल दे पाने में सक्षम होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि जन्मपत्रिका में वह कमजोर है, पापी है, पीड़ित है। तो हम पूरी कुंडली का सारांश यही है कि हमको फोकस जन्मपत्रिका पर करना है। हमें जन्मपत्रिका से ही निकालना है कि वह ग्रह क्या है, किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, कैसा सिचुएशन है, हम उसको किस लग्न के लिए, इसीलिए मैंने पूर्व में ही लिखा दिया था कौन से लग्न के लिए कौन ग्रह शुभ होते हैं, कौन अशुभ होते हैं। ये सब विचार करके गोचर का आप जब फल निकालिएगा तो 100% आपको सारी चीजें एकदम लाइव टीवी पर दिखाई देने लगेगी, नेत्रों के सामने। समझ में आया? बोन इसका तो ये हुआ कि लग्न कुंडली से ही ज्यादा देखना चाहिए, गोचर का तो वो ज्यादा फर्क आ नहीं रहा है ऐसे आपके हिसाब से। मैंने पहले भी बताया था कि गोचर सामान्य घटनाओं का सूचना मात्र देता है, सक्षम नहीं है गोचर इन चीजों को। गोचर के द्वारा हम 12 प्रकार के ही तो फल प्राप्त कर सकते हैं, 12 भाव तक ही तो सीमित है ना। तो वही कह रहा हूँ भगवान, इसको मतलब ज्यादा अगर ना भी देखें तो चल सकता है क्या काम, ये पूछ रहा हूँ, अगर गोचर को ना देखें। नहीं, इसकी अपेक्षा भी नहीं कर सकते। छोटे अब मान लीजिए कि कोई ग्रह हमको विवाह नौकरी